Hello students, myself Vishal Singh Srivastava, faculty of JL Bajaj Engineering College, and I am taught in Mechanical Engineering Department. Today we are going to discuss about the different types of joining process that is a part of the welding, and included is this topic in unit 2 and the last lecture of the unit 2. In this chapter we are going to discuss about solid state joining process, liquid state joining process and adhesive bonding. एंड बेसिकली ये तीनों जो हैं हमारा एक जॉइनिंग प्रोसेस ही हैं और वेल्डिंग का एक अलग अलग तरीका है. दो मटेरियल्स को जोड़ने का एक अलग अलग तरीका है. इन तीनों को हम बात करेंगे इसमें. प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड पे और लिक्विड पे हमने बेसिकली थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था. थोड़ा सा और यहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे टू द स्पेसिफाइड करते हुए. ठीक है. जब भी हम जॉइनिंग प्रोसेस को क्लासिफाइड करते हैं तो हमने बताया था आपसे लास्ट लेक्चर में कि जॉइनिंग प्रोसेस जब भी क्लासिफाइड करेंगे तो उसको हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं कि क्या सॉलिड स्टेट में और लिक्विड में. ठीक है. लिक्विड को हम फ्यूज़न भी कहते हैं. ठीक है. तो सॉलिड में हम क्लासिफाइड कर रहे हैं और लिक्विड में क्लासिफाइड कर रहे हैं. फर्दर उसको हम और भी इसके सारे ब्रांचेज है, फर्दर उसको आगे हम और भी कर रहे हैं. तो बेसिकली जो क्या है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस जो क्या है कि इसमें क्या होता है कि वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है इसमें वर्क पीस का मेल्टिंग होता है और मेल्टिंग होगा तो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस होगा और हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट होगा. तो लिक्विड इसीलिए इसका नाम है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग इसे कहते हैं. और जो दूसरा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस टू सिमिलर मेटल्स या डिसिमिलर मेटल आर ज्वाइंड विद और मतलब विदाउट मेल्टिंग द वर्क पीस. बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे हम इसको हीट अप करेंगे. आइदर वो प्रेशर के थ्रू हम हीट दें या फिर कोई एडिशनल हीट देके हम प्रेशर की हेल्प से हम उसको दोनों वर्क पीस को सॉलिड ज्वाइन करते हैं. ठीक है. तो ये दो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस हैं, सॉलिड और लिक्विड. ओके. सॉलिड को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कि वाई वी प्रीफर द सॉलिड एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द सॉलिड वेल्डिंग. फर्स्ट thing is that कि when we are going to start some that type of work piece which very thin, अगर हमें thin work piece है तो करनी होगी. जैसे सपोज दैट कि कोई शीट है हमारे पास, SS की शीट है, थिन शीट है, अगर उसे वेल्ड करनी है तो हम हीट प्रोवाइड नहीं करा सकते उसको क्योंकि वो मेल्ट कर जाएगा तुरंत का तुरंत. गैस वेल्डिंग नहीं फॉलो कर सकते. इवन सोल्डरिंग भी करेंगे तो वो मेल्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ होगी. सो वी आर गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. बेसिकली सॉलिड स्टेट वेल्डिंग्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई हमें इस पे अगर हमें जैसे ये हमारे पास कोई एक वर्क पीस है, कोई चीज़ें हैं हमारे पास. जैसे हम अगर बात कर लेते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ मैं एग्जांपल. कि जैसे हमारे पास एक मेटालिक सर्कुलर एक वर्क पीस है, अगर इस पर हम लेयरिंग करना चाह रहे हैं ताकि इसकी लाइफ इनहेंस रहे, कोई कोरोजन ना हो, सरफेस कोई डिफेक्ट्स ना क्रिएट हो, तो इस पर अगर हमें लेयरिंग करनी होगी तो लेयरिंग करने के लिए ऐसे हम सिंपली लेयर तो कर नहीं सकते. तो हमें क्या करना होगा कि कुछ प्रेशर या स्लाइट हीट करके हम इसको लैमिनेट करते हैं. जैसे आपने लैमिनेशन देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स का लैमिनेशन कराते हैं तो क्या होगी कि इसकी सरफेस लाइफ बढ़ जाती है. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ वेल्डिंग कि हम एक मेटल होगा उस पर हम दूसरा डिसिमिलर मेटल, जैसे कि कॉपर है उस पर SS की हमने लेयरिंग कर दी. ठीक है. निकल है, ठीक है, इस SS पे निकल की या टाइटेनियम की लेयरिंग कर दी. तो जो हम लेयरिंग कर रहे हैं उसको हम बाई प्रेशर्स रोलिंग भी कर सकते हैं या कोई और भी प्रेशर्स यूज़ करके अप्लाई करके या स्लाइटली हीट अप करके हम उसको कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है. ठीक है. तो इसमें सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स को वी कैन ज्वाइन बाय द हेल्प ऑफ द प्रेशर या स्लाइटली हीट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट. ये हमारा मेन क्या है कि बिलो द मेल्टिंग पॉइंट से हमें यूज़ करना होता है. इस टाइप्स की वेल्डिंग में हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें चाहिए प्रेशर का. ठीक है. और पैरेलली इसमें देखो कि सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि हमें इसमें कोई भी मेल्टिंग नहीं होगी तो माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होगा. अब वो चेंजेस जब नहीं होगा तो कोई भी वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको चेंजेस नज़र नहीं आएगा, हीट अफेक्टेड जोन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको उस पर स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ये भी हो सकता है कि दैट जॉइंट में भी वीक या दैट जॉइंट में बी टू स्ट्रॉन्ग और किसी टाइप की और डिफेक्ट्स भी नहीं आएंगे. ठीक है. तो ये इसका एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि हम इससे मतलब किसी टाइप का फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं इसमें पड़ती है इस टाइप की वेल्डिंग में, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में.
सबसे अभी जब हम आगे और भी वेल्डिंग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि फिलर मटेरियल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है, वो हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। और थिन प्लेट के लिए ही ये सूटेबल होगा। अगर आप थिकनेस बढ़ा दोगे, सपोज करो कि आपने ले लिया 1/2 इंच की प्लेट ले ली या 1 इंच की प्लेट ले ली थिकनेस, उससे वेल्ड करना चाहोगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब मैकेनिज्म टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे कॉस्ट उसकी हाई चलेगी, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं हो। उससे अच्छा तो हम फिर चले जाएंगे फ्यूजन वेल्डिंग के डायरेक्शन में ही, अगर हम प्रीफर कर देंगे कि हम फ्यूजन वेल्डिंग को प्रीफर कर दें, ठीक है। एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट हमें कोई भी नहीं पड़ेगी इसमें ना, हमें एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कभी कभी इंटरनल हीट से भी काम चला सकते हैं, या रूम टेम्परेचर पे भी हमारी वेल्डिंग हो जाती है। प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी पड़ जाती है, और कभी कभी का मतलब है कि मोस्टली हम प्रीफर करते हैं प्रेशर से ही, या वेलोसिटी देंगे हम ऐसा कि वेलोसिटी की वजह से फ्रिक्शन वहाँ पे, और फ्रिक्शन की वजह से हीट आ जाए, ठीक है। एडवांटेज की बात करेंगे कि मतलब एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी मेल्टिंग नहीं हो रहा है, हीट अफेक्टेड जोन नहीं है, किसी टाइप का थर्मल स्ट्रेस नहीं है वहाँ पे। थर्मल स्ट्रेस जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी कोई आप हीट दोगे किसी भी मेटल को, नॉर्मली बिना वेल्डिंग के लिए भी बात करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ थर्मल चीज़ें चेंज होती है। हीट दोगे, कूलिंग करोगे तो सॉलिडिफिकेशन होगा वेल्ड के टाइम पे, जो लिक्विड फेज है सॉलिडिफिकेशन आएगा, तो श्रिंकेज होता है, तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, और भी कई टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं जिसे हम जनरली थर्मल स्ट्रेस का नाम देते हैं, वो डेवलप हो जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे वो पार्ट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये पार्ट आता है थर्मल स्ट्रेस का तो हमें कूलिंग का वो हीट ट्रीटमेंट की तरफ हमें मुड़ना पड़ता है, यानी कूलिंग को हमें नॉर्मलाइज कूलिंग करना पड़ता है उस वेल्ड वर्क पीस को। हम क्विंचिंग नहीं कर सकते तुरंत, क्योंकि फिर तो वो रेसिडुअल स्ट्रेस आ ही जाएंगे। सेकेंड चीज़ें जो होती हैं कि जब हमें हीट इफेक्टेड जोन ही नहीं मिल रहा है, हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे हीट इफेक्टेड जोन, तो हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोस्ट्रक्चरल बिहेवियर, या आप अगर SEM की बात करोगे, XRD की बात करोगे, हाई लेवल पे अगर जा रहे हो तो उस स्ट्रेंथ के लिए हमें इतने डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थिन शीट के लिए सूटेबल है, ठीक है, जहाँ पे वर्क पीस की थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, मतलब बहुत ही कम है, थिन शीट है। जैसे क्लैडिंग हमने बताया आपसे, लैमिनेशन बताया, इस टाइप के लिए बहुत ही ये सूटेबल है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो जब हमने बोला आपसे कि थिन स्टेट के लिए बात हो रही है, तो थिन शीट के लिए तो थिन तो आप कर लोगे, लेकिन थिक के लिए सूटेबल नहीं है। थिक के लिए अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो तब भी नहीं हो पाएगा, वो छोड़ देगा जॉइंट्स को, तो आपको वहाँ पे फ्यूज़न की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें सेटअप उस हिसाब से हमें सेटअप करना पड़ता है। जैसे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अबव 20 किलोहर्ट्ज़ की बात करते हैं हम, तो अबव 20 किलोहर्ट्ज़ पे वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमें एक हैवी सेटअप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए, ठीक है। सरफेस प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, सरफेस प्रिपरेशन का, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी वेल्डिंग करा रहे हैं, ये 2 वर्क पीस हमने सर्कुलर वर्क पीस यूज़ किया है, 2 वर्क पीस को आप ज्वाइन करा रहे हो वहाँ पर, तो सरफेस को डिफ्यूज़ करोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस डिफ्यूज़ हो रहा है तो सरफेस वेल्डिंग होगी। तो सरफेस पे जितने हमें सरफेस प्रिपरेशन का बहुत खास ख्याल रखना है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसमें, और बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी सरफेस पे थोड़ी सी भी डस्ट है, पार्टिकल्स है, कोरोजन्स कुछ है, पार्टिकल्स हैं, कोरोसिव पार्टिकल्स हैं, तो जब हम इसको प्रेशर दे के डिफ्यूज़ करा के वेल्ड कराएंगे तो दैट पार्टिकल्स में बी कॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग, वो इंटर एटॉमिक जो हमारे बीच की बॉन्डिंग है इन दोनों वर्क पीस के बीच बनने जाएगी, उसको वो कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे, बॉन्डिंग को बनने नहीं देंगे, और यहाँ पे वो वीकनेस क्रिएट कर देंगे, या वर्ड्स के फॉर्म में आ जाएंगे या किसी भी फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो हमें दिक्कत कर देता है। तो इसकी जो जॉइंट्स होगी हमें बहुत ही इफ़िशियंट लो इफ़िशियंसी हो जाएगी, तो जॉइंट्स वो हमें एफिशिएंटली नहीं मिलेगी, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, तो हमें क्या करना होता है कि इसी वजह से हमें सरफेस प्रिपरेशन करना पड़ता है, चाहे वो केमिकली आप करिए चाहे मैकेनिकली करिए, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा मटेरियल है आपको, वैसा आप हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो आप उसको केमिकली करना पड़ेगा, हार्डनेस कम है तो आप मैकेनिकली कर सकते हैं आप। तो मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी पे भी इसकी सरफेस के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू फ्यूज़न या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के कंपेयर में बहुत ही वीक होती है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसको हम बहुत ही लिमिटेड यूज़ करते हैं इसको। आप सबसे ज़्यादा आप देखेंगे आप डेली लाइफ में फैब्रिकेशन का जहाँ भी काम होगा तो या तो गैस वेल्डिंग होगी या तो आर्क वेल्डिंग होगी, मोस्टली
प्रीफर होता है। आर्क वेल्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है या फिर टिग और मिग को हम प्रीफर कर लेते हैं। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो होती है मोस्टली यूज़ होता है। हैवी स्ट्रक्चर में भी हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को ही प्रीफर कर देते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, so many types of solid state weldings, but here we are discussing few of them, जैसे cold rolled welding। cold weldings में क्या होता है कि हम इसको weld करते हैं। cold welding में आप देखेंगे कि at the room temperature we are joining the two similar or dissimilar workpiece at the room temperature with the application of pressure। हम pressure apply करते हैं, we are apply the pressure in the both two workpiece। for example we can see here workpiece is a one workpiece 1 and workpiece 2 they are fitted in the dies। फिक्स हमने फिक्स कर दिया क्योंकि हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको अगर इस बीच में थोड़ी भी यहाँ पे लूजनेस होगी तो वर्क पीस की ज्वाइनिंग जो होगी ये डायमेंशन हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ पे एकदम टाइटली इसको रिजिडली हेल्ड करना है वर्क पीस को डाइज में, और हम यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों वर्क पीस को ज्वाइनिंग होने के बाद ये परमानेंट हमें यहाँ से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये वर्क पीस 1 and 2 है, ये हुआ ठीक है। तो रूम टेम्परेचर कोल्ड वेल्डिंग में क्या होता है कि वी आर ज्वाइनिंग द टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल एट द रूम टेम्परेचर विद द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर, सो दैट इज नोन एज अ कोल्ड वेल्डिंग। देयर इज अ नो रोल ऑफ मेल्टिंग, यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे मेल्टिंग नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि जो बिलो अबव मतलब मेल्टिंग जाए और लिक्विड फेज यहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा रोल वेल्डिंग। रोल वेल्डिंग में आप देखोगे कि रोलर्स की हेल्प से, आपने अगर मेटल फॉर्मिंग देखा होगा तो रोलिंग प्रोसेस होता है, तो एक रोल जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। टू सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को हम यहाँ से लेयर बाई एक के ऊपर एक लेयर देके यहाँ से हम पास कराएंगे। व्हेन वी आर पासिंग दिस, सो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शंस एंड दे फाइनली ज्वाइंड हियर and develop a new workpiece. So in this case we required a preheating, यहाँ पे हमें preheating होगा, that's because of the preheating reduce the forces, the amount of pressure reduce, you can तब हमें efficient हो जाएगा। हम यहाँ pressure जो develop कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो area of contact यहाँ से अगर इसके center से हम देखते हैं तो ये area of contact जो है यहाँ पे इतना दूर है, ये arc of contact यहाँ पे हमारा बन जा रहा है। यहाँ से इस arc of contact का जो डेवलप करेगा यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर से अमाउंट्स अगर सफिशिएंट नहीं है, आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, सो वी कैन यूज टेक्नोलॉजी प्री हीटिंग। इफ यू आर यूजिंग द प्री हीटिंग द मटेरियल गोज इन द डक्टाइल फेज एंड इजिली वेल्ड, ठीक है। सो इट इज अ रोल वेल्डिंग। नेक्स्ट वन इज अ फ्रिक्शन वेल्डिंग। इन फ्रिक्शन वेल्डिंग वन वर्क पीस इज अ फिक्स्ड, अदर इज अ रोटेट एट हाई आरपीएम। You can use lathe machine. Lathe machine chucks is there and fix the workpiece in this rotate at higher RPM, and mandatory it is that alignment of these two workpieces in a same alignment इनकी same line में होनी चाहिए, and one workpiece is rotated at higher RPM is fixed at their positions and the other workpiece goes to the there. The limitation of friction welding is that it can be weld circular solid workpiece, not hollow. Second is that it can weld only butt joint, not lap joint. You can see here lap joint means face to face, not possible. This can join only butt joint. So ये इसकी limitations है, और यहाँ पे आप देखोगे अगेन वही चीज़ की सिमिलर टू सिमिलर मेटल्स है और एक्सियल फोर्स अप्लाई हो रहा है हाई मेगा पास्कल्स की 1200-1300 मेगा पास्कल तक की एक्सियल फोर्स हम अप्लाई करके यहाँ पे वेल्ड करते, फाइनल वर्क पीस हमें मिल जाता है। तो ये हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग है। अगेन है फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें सिमिलर दो सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स आर वेल्डेड with the help of rotating tool. This is a rotating tool passing over the surface of the workpiece, and the upper surface layer going in the diffuse direction and melt it slightly and weld the workpiece. There is no role of any filler materials. आपने इसके पहले भी दो देखा आपने, बट किसी में भी आप देखोगे कि फिलर मटेरियल्स का, चाहे वो कोल्ड वेल्डिंग हो या आपका रोल वेल्डिंग हो, किसी में भी फिलर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है,
ठीक है. नाउ डेज इन ट्रेडिशंस फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग इज टू मच. इन दिस डेज वी आर प्रेफरिंग फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग. बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है और चल रहा है, ये यूज़ हो रहा है फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग, और इस पर बहुत सारे रिसर्च वर्क भी चल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वेल्डिंग है रेजिस्टेंस वेल्डिंग. रेजिस्टेंस वेल्डिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है. वेयर H इज इक्वल हीट, ठीक है, I इज द करेंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस and T is equal to time. Time of means time of welding. In resistance welding machines, there are the two electrodes, upper electrode and lower electrode. They are made of copper, solid hollow workpiece and conical shape workpiece. ठीक है. Because हम कॉपर किस लिए प्रेफर करते हैं, their electrical conductivity and thermal conductivity both are high. So we prefer two workpiece are welded here. Two workpiece, they are similar or dissimilar, but thin workpiece, not thick, thin workpiece are welded here with the application of the heat and pressure both. यहाँ पे हीट भी मिल रहा है क्योंकि H इक्वल टू I स्क्वायर RT के एप्लीकेशन से आप देख रहे हो. ठीक है. यहाँ से हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट मिल रहा है और प्रेशर्स भी होता है क्योंकि मशीन्स पे हम वहाँ पे एक पैडल होता है, पैडल से हम हीट प्रेशर अप्लाई करते हैं. दोनों इलेक्ट्रोड्स, एक ऊपर होता है, एक नीचे का फिक्स होता है. लोअर इलेक्ट्रोड ऑलवेज फिक्स, अपर इलेक्ट्रोड मूव इन द डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, वर्टिकली वो मूव करता रहता है ऊपर या नीचे. तो इसको जब पहले इनिशियल पोजीशन उसकी अगर यहाँ होगी तो यहाँ से जब इसको हम यहाँ तक लाना होगा, इस पोजीशन तक लाना होगा, तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा और नीचे इलेक्ट्रोड से कांटेक्ट करेगा. जैसे ये कांटेक्ट करेगा सर्किट में करंट फ्लो करता है और जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट होगा, एक दोनों वर्क पीस के बीच में होगा, फिर एक यहाँ क्रिएट होगा. तो जहाँ जहाँ वर्क पीस और दो वर्क पीस होंगे वहाँ वहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा. उस रेजिस्टेंस के एप्लीकेशन से हीट यहाँ जनरेट होता है और करंट की अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वो आप देख रहे हो कि स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे हीट की क्वांटिटी अपने आप बढ़ती जाएगी और वेल्डिंग प्रोसेस होगा. यहाँ पे स्लाइटली डिफ्यूजन होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है बट नॉट द होल पीस इज मेल्टेड. तो जो दो वर्क पीस यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर स्पॉट क्रिएट होता है, ये बेसिकली स्पॉट वेल्डिंग का ये पार्ट्स है. तो स्पॉट क्रिएट होगा, उसे नगेट कहते हैं, नगेट कहते हैं उसको हम. तो ये दो थिन वर्क पीस को वेल्ड करेगा, वो सिमिलर या डिसिमिलर भी हो सकते हैं. दे आर वेल्डेड टू सिमिलर या डिसिमिलर थिन वर्क पीस एंड द वेल्डेड वर्क पीस ज्वाइंट विल बी लैप ज्वाइंट. और हमने फ्रिक्शन में क्या देखा था, बट ज्वाइंट था, यहाँ पे लैप ज्वाइंट हो सकता है. तो ये लैप ज्वाइंट के लिए ये बट ज्वाइंट ये वेल्ड नहीं करेगा, ये इसका ड्रॉबैक है. तो दिस इज अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग. और रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है बेसिकली. अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की हम बात करते हैं, सॉलिड स्टेट की जो वेल्डिंग है. तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में आप देखेंगे कि ये वर्क पीस है हमारा, वर्क पीस हम जहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है. वर्क पीस को हम दो वर्क पीस को सिमिलर डिसिमिलर वेल्डेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रेशर. ट्रांसड्यूसर होगा यहाँ पे, ट्रांसड्यूसर ये है ट्रांसड्यूसर हमारा, ठीक है. यहाँ से हम पावर सप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे वेट देते हैं, ये वेट जो होता है यहाँ पे प्रेशर का रोल प्ले करता है ताकि ये वाइब्रेशंस हो. तो इस वर्क पीस को हम प्रेशर के साथ वाइब्रेट कराएं एक दूसरे के ऊपर. जब प्रेशर के साथ एक दूसरे के ऊपर वाइब्रेट कराएंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शंस की वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन क्रिएट होगा और दैट इज़ अ कॉज ऑफ वेल्डिंग. तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है. यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का हमें फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए हमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर आप यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल की वेल्डिंग करने जाएंगे तो ब्रिटल मटेरियल दैट विल बी, वो वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जांपल सेरेमिक की वेल्डिंग करेंगे तो सेरेमिक वेल्डिंग यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर वो वाइब्रेशंस होगी तो वो क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी और वर्कपीस आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो उसके लिए सूटेबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. डिफ्यूजन वेल्डिंग में सरफेस लेयरिंग पे डिफ्यूज होगा और वर्कपीस को हम वेल्ड करते हैं. सो इसमें आप देखोगे कि बेस मेटल दो हैं, उसके बीच में हमने थर्ड मेटल एक और लगा दिया, वर्कपीस का लगा दिया, या कोई भी सिमिलर डिसिमिलर मेटल लगाया, फिर हमने उसको क्या किया कि प्रेशर अप्लाई किया और स्लाइटली हीट अप किया. जब प्रेशर और स्लाइटली हीट अप करोगे तो वही है रीजंस कि प्रेशर और स्लाइटली हीट अप उसके सरफेस लेयरिंग पे क्या होता है, जो अपर सरफेस होता है वो डिफ्यूज होगा और प्रेशर की वजह से वो चिपक जाता है. तो ये होता है. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. Explosive welding में we are using the explosive for creating the high velocity wave which is a cause of pressure. In this workpiece, one workpiece is fixed at the anvil horizontal positions and other workpiece
is at a certain angle like this. One workpiece is my horizontal position and other workpiece is at an inclined position. That angle will be vary at the thickness of the या length the dimension of the workpiece. उसके अकॉर्डिंग ये एंगल यहाँ पे वैरी करता है, ठीक है. एंड द टॉप ऑफ द वर्कपीस, अबव वर्कपीस, जिसे फ्लायर कहते हैं, फ्लायर वर्कपीस, फ्लायर मीन्स की फ्लाई कर रहा हो, तो फ्लायर वर्कपीस के अबव सरफेस पे हम एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को एक्सप्लोसिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवेनली एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉपर्ली एक तरीके से, और वहाँ पे हम इसको डिटोनेशन की हेल्प से हम वहाँ पे फायरिंग करते हैं, और जैसे वो ब्लास्ट होता है तो वो एक हाई प्रेशर वेव क्रिएट होता है. वो हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ अगर सपोज कर हमने किया तो हाई प्रेशर यहाँ से वेल्ड करते करते इसको जैसे लाइक दैट टू भी यहाँ से ये वेल्ड होगा तो ऐसे 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 फाइनली वेल्ड हो जाता है, ठीक है. या ऐसे समझो कि ये हमारा बेस मटेरियल है, हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा वो दूसरा वर्क पीस है जिसे हम फ्लायर कह रहे हैं. ये फ्लायर को हमने जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ डिटोनेटर हमारा लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे है इंक्लाइंड या चिपका हुआ, तो ये जब वेव यहाँ पे क्रिएट होगा तो वेव इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ले जाएगा, और जब हाई वेलोसिटी से इस पे इम्पैक्ट करेगी वेव तो काइनेटिक एनर्जी इसको यहाँ पे इम्पैक्ट कराएगी, और ये ऐसे धीरे 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 यहाँ लेयर बाई लेयर चिपक चला जाएगा. तो ये होता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. इसका एक्सप्लोजन की वजह से वेल्डिंग हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. ब्रिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं सुटेबल है क्योंकि फिर फ्रैक्चर क्रिएट कर देगा, ठीक है. और ये पैरेलली क्या है कि थिन शीट और जिसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो, लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, थिकनेस नहीं, थिन शीट के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे इसको हम प्रीफर करते हैं. बड़े लेवल्स पे जैसे हमारा 10 बाई 10 फीट का अगर कोई एरिया थिन शीट है, हमको वेल्ड करना हो तो वेल्ड करेंगे, तो हम साइड से हम करेंगे तो बहुत बीच में प्रॉब्लम्स, बीच में हमारी वेल्डिंग बॉन्डिंग सही नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको प्रीफर कर देते हैं कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग को. तो ये हमारे अभी जितने भी थे ये आपने 8 देखे हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के पार्ट से. अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में. लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में हम आपसे प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और बता भी चुके हैं. इन दिस वेल्डिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर वर्कपीस आर वेल्डेड with or without application of heat, pressure and filler material. In this workpiece, material will be melted. हमें अगर कहीं स्ट्रेंथ बहुत हाई चाहिए, बहुत हाई स्ट्रेंथ ज्वाइनिंग प्रोसेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि फ्यूजन वेल्डिंग हम प्रीफर कर देंगे. पैरेलली हमें देखना होगा कि जो हमें जैसे हमें एल्युमिनियम की वेल्डिंग करनी तो हम आर्क वेल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में जो हमें मिलता है हीटअप इनिशियल स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर मिलता है उससे एल्युमिनियम मेल्ट कर जाएगा. तो हमें ये भी सिलेक्शन करना होता है कि वो वर्क पीस है कैसा, उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है. और फिलर मटेरियल इसमें यूज़ होगा और नहीं भी होगा. जैसे टिग में बात करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन में फिलर मटेरियल की होती है, MIG में नहीं होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो वायरिंग जो वेल्डिंग रॉड होती है वही फिलर मटेरियल का काम करता है, एडिशनली वही कर देता है. तो फिलर मटेरियल मे आर मे नॉट बी यूज्ड, ठीक है. तो इसमें हम मेल्टिंग टेम्परेचर तक जाते हैं और मेल्ट करा के फ्यूज करा के दो वर्क पीस के सरफेस को वेल्ड कराते हैं. सो इन दिस हीट अफेक्टेड जोन आर डेवलप्ड और माइक्रोस्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड, ठीक है. तो इन दिस देयर आर 3 डिस्ट्रक्शन जोन्स आर डेवलप, मोर देन 3 देख लो आप. फ्यूजन जोन यहाँ पे फ्यूज्ड हो रहा है, यानी वर्कपीस 1 ये है, 2 ये है बीच की लाइंस. दोनों वर्कपीस को जब आप ज्वाइन कर रहे हो, पहले ये कुछ ऐसे थे, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है. ये बीच का हमारा गैप था, इसको हमने फिलअप किया. तो जब ये मटेरियल डिपोजिशन हुआ तो ये देखो कि थोड़ा सा बीड्स, इसको बीड्स कहते हैं, बेल्ट बीड्स बना, ठीक है. ये हमारा बनता चला गया. ये वर्कपीस का बेस मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है. ये वेल्ड इंटरफेस है, यानी ये थर्ड है. ये कोलसिंस जो हमने वर्ड यूज किया था, ये कोलसिंस इसे कहेंगे, कोलसिंस है ये फिलर मटेरियल अगर यूज हो रहा है तो फिलर मटेरियल और दोनों वर्कपीस के जो बेस मटेरियल सिमिलर डिसिमिलर इन तीनों को मिला के बन रहा है. तो यहाँ पे एक नया मटेरियल डेवलप हुआ और एक नई यहाँ पे लेयरिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई इन दोनों के बीच से, इस बॉन्डिंग. और इसी का हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ की चेक करने के लिए, ठीक है. ये वेल्ड फ्यूजन जोन, वेल्ड इंटरफेस, ठीक है, हीट अफेक्टेड जोन, और ये अनअफेक्टेड बेस मटेरियल जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वेल्डिंग के बाद से, ठीक है. तो ये डिवाइड, इतने जोन में हम डिवाइड कर देते हैं. एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स.
तो एडवांटेज में अगर हम बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्गर जॉइंट्स मिलता है, इजीली वेल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें सरफेस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती टाइम से नहीं, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप है, बिग स्ट्रक्चर है तो हम इसको प्रीफर कर देते हैं, ठीक है। ईजिली चूँकि टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, सरफेस प्रिपरेशन में कम टाइम लगता है, तो हमारा टाइम बचता है, हमारे पास हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल की कॉस्टिंग बच जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पे बेल्टिंग होगा, स्पैटर होगा, सरफेस फिनिशिंग नहीं प्रॉपर मिलेगी, इको फ्रेंडली नहीं होता, थोड़ा सा फ्यूम्स आता, धुआं हुआ जब होता है तो वो क्या होता है कि हमारे लिए मतलब पॉल्यूशंस के लिए रोल प्ले कर देता है, ठीक है। और थोड़ा पावर सप्लाई हमें रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें हीटअप ज़्यादा चाहिए। इसमें जैसे अगर हम बात कर लें फ्यूजन वेल्डिंग की, अगर हम बात करें या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की, तो आपके आसपास में देखोगे गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ये बहुत फेमस वेल्डिंग है जो आपके आसपास भी दिख जाएंगे, घर के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो कोई फैब्रिकेशन की छोटी मोटी शॉप होगी तो। नाउ वी आर डिस्कसिंग एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेशंस का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप्स ऑफ मटेरियल या केमिकल विच इज़ कॉज ऑफ फिक्स एक वर्क पीस टू ओवर द अदर वर्क पीस। जब भी हमें किसी दो वर्क पीस को विदाउट एनी हीट या प्रेशर की हेल्प से किसी ज्वाइन कराना है, परमानेंट ज्वाइनिंग देना है, तो हम एडेसिव की हेल्प लेते हैं। तो एडेसिव वेल्डिंग जो होती है, क्या होता है कि ये लिक्विड फेज में हम कोई केमिकल हम यूज़ करते हैं, जैसे आप ग्लू देखते हो, फेविक्विक का आपने देखा, कोई भी ग्लू देखा आपने, तो वो जो होता है हमारा एडेसिव का है, होता है, उसे एडेसिव कहते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट द बॉन्ड क्रिएटेड बिटवीन द टू वर्क पीस नोन एज एडेसिव बॉन्डिंग। तो एडेसिव बॉन्डिंग बेसिकली क्या है कि ये क्रिएटेड बाय द सरफेस टेंशन फोर्सेस और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, मतलब दो वर्क पीस के बीच में जो भी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो रही, दोनों के बीच में आप जैसे भी वहाँ पे केमिकल डिफ्यूजन करा रहे हो, केमिकल दे रहे हो या फिर सरफेस डिफ्यूजन करा के बॉन्डिंग करा रहे हो, ठीक है। और ये सूटेबल होता है, अगर हम बात करें तो थिन शीट के लिए ही सूटेबल है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। जैसे कि हमने बताया कि एक सॉलिड है, कोई हमारे पास वुडन सरफेस है, उसके ऊपर हमें कोई एक लेयरिंग करनी है ताकि उसकी लाइफ इनहेंस हो, उसकी सरफेस पे कोई डैमेज ना हो और वो देखने में भी अच्छा लगे। सो दैट लेयर, थिन शीट लेयर ऑफ द मटेरियल मेटल विल बी adhesive by the chemical over that surface या adhesive on that surface by the application of the pressure, तो उसे हम adhesive कहते हैं। adhesive bonding को अगर हम define करें तो adhesive bonding is a process in which two joining two or more parts is accomplished by the solidification or hardening of non-metallic adhesive materials। तो ये adhesive है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और इसमें कोई भी सरफेस में रिएक्शंस को, मतलब हम ऐसा केमिकल यूज करते हैं सरफेस रिएक्शन ना हो, केमिकल ऐसा रिएक्शन करके वो बॉन्ड को और वीक कर सकता है, और कोई मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, सरफेस प्रिपरेशन, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए सरफेस पे, ठीक है। टाइम टेकिंग ये स्ट्रेंथ बहुत लो कॉस्ट होता है, और वाटर प्रूफ सील और सील्ड जॉइंट प्रोवाइड कराता है, कोई लीकेज नहीं मिलेगा इसमें से, कोई चांसेस नहीं होता है, लो कॉस्ट भी होता है, वाइब्रेशन और शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, एक्सेट्रा। और ये हमारे रेफरेंसेज है जो हमने इसमें सारे में यूज़ किया। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। थैंक यू।